नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, सिलिकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, सिलिकोसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है, यह एक श्वसन रोग है जो फेफड़ों को खराब कर देता है। यह एक श्वसन रोग है जो फेफड़े को सख्त कर देता है। दूसरा कथन है, यह तब होता है जब लोग निर्माण या खनन स्थलों पर काम करते हैं। यह तब होता है जब लोग निर्माण या खनन स्थलों पर काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें तीनों सही है। सिलिकोसिस के बारे में तीनों सही है। सिलिकोसिस एक श्वसन संबंधी बीमारी है जो फेफड़ों को सख्त कर देती है। यह मिट्टी, कंक्रीट, मोटार, ग्रेनाइट और कृत्रिम पत्थर में पाए जाने वाले सिलिका धूल और क्रिस्टल के कारण होता है, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। इसका व्यापक रूप से निर्माण, खनन, तेल और गैस निष्कर्षण, रसोई इंजीनियरिंग, डेंटल चिकित्सा, मिट्टी के बर्तन और मूर्तिकला में उपयोग किया जाता है। इन व्यवसायों में काम करने वाले लोग अक्सर दिन प्रतिदिन सिलिका के संपर्क में आते हैं, जिससे उनमें सिलिकोसिस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इस बीमारी ने भारत के छोटे खनन शहरों में बहुत सारी तबाही मचाई है और बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित हुए हैं, इसलिए कथन दो जो है वो सही है। सिलिकोसिस एक अपक्षयी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए कथन तीन जो है वो सही है। सिलिकोसिस धीरे धीरे विकसित हो सकता है। आमतौर पर सिलिका धूल के संपर्क में आने के 20 से 25 साल बाद सिलिकोसिस फेफड़ों के कैंसर जैसी अन्य खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अनिश्चित है कि यह कैसे होता है, यानी कि इसकी जानकारी अभी नहीं लगी है। कुछ लोगों का मानना है कि सिलिका धूल फेफड़ों में जमा होती है जिससे लगातार जलन होती है, इसलिए कथन सी विकल्प सी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है जूडो, तीसरा ऑप्शन है घुड़सवारी, चौथा ऑप्शन है ताइक्वांडो, पांचवा ऑप्शन है कर्लिंग। ऊपर दिए गए निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल भार श्रेणियों के अनुसार खेले जाते हैं? तो पहला हो जाएगा आपको कुश्ती, दूसरा हो जाएगा जूडो और चौथा हो जाएगा ताइक्वांडो, यानी कि कुश्ती, जूडो और ताइक्वांडो जो है वो भार श्रेणियों के अनुसार खेले जाते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारत के पहलवान विनेश फोगाट को उनके अंतिम मुकाबले से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। कारण था कि वजन माप पास करने के बाद उनका सुबह जब वजन माप किया गया तो वो वजन में 50 ग्राम से कुछ ज़्यादा अधिक उनका वजन पाया गया है, जिसके वजह से उनको अयोग्य करार दे दिया गया है। वजन वर्गों में कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, ताइक्वांडो वजन वर्ग में शामिल है। पहला है कुश्ती, दूसरा है मुक्केबाजी, दूसरा है जूडो। कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो, ताइक्वांडो, भारोत्तोलन और मिश्रित मार्शल आर्ट जैसे लड़ाकू खेल शामिल हैं। तो कितने हैं? एक है कुश्ती, दूसरा है मुक्केबाजी, तीसरा जूडो, चौथा ताइक्वांडो, पांचवा भारोत्तोलन और छठा मिश्रित मार्शल आर्ट। घुड़सवारी और कर्लिंग को वजन वर्ग के रूप में नहीं खेला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, वे केवल तभी बनते हैं जब कोई अत्यधिक गर्म जंगल की आग या ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दूसरा ऑप्शन है, ये बादल तेज हवाएं चला सकते हैं जो जंगल की आग को तेजी से फैला सकती है। तीसरा ऑप्शन है, ये बादल कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं और गरज के साथ बारिश करने के लिए दूसरे बादलों पर निर्भर होते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? तो केवल दो सही है। ठीक है। अभी
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में वर्तमान समय में आग लगी है, जिसकी वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। इतनी भयंकर है कि इन्हें पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल का नाम दिया गया है, जिनमें गरजने और अन्य आग का कारण बनने की क्षमता होती है। ये केवल तभी दिखाई देते हैं जब कोई असाधारण रूप से गर्म जंगल की आग होती है। ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप भी पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल विकसित हो सकते हैं। सभी जंगल की आग पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल उत्पन्न नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए ये बादल 2019-20 में ऑस्ट्रेलियाई बुश फायर के दौरान उठे थे। तब तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, इसलिए कथन एक जो है वो सही है। आग से निकलने वाली तेज गर्मी आसपास की हवा को जो है वो गर्म कर देती है, जो वायुमंडल में ऊपर उठते हैं। हवा जब गर्म होती है तो वायुमंडल में ऊपर उठती है। जैसे ही यह गर्म हवा, उछाल वाली हवा, जल वाष्प, धूल, धुआं, राख लेकर ऊपर उठती है, यह फैलती है और फिर ठंडी होने लगती है। पर्याप्त ठंडा होने पर जलवाष्प राख का संघनित हो जाती है, जिससे यह एक भूरा बादल बन जाता है। इस बादल को जो है पायरोक्यूमुलस बादल या आग बादल के रूप में जाना जाता है। हालांकि यदि पर्याप्त जल वाष्प उपलब्ध है और गर्म हवा की ऊपर की ओर गति तेज हो जाती है, तो पायरोक्यूमुलस बादल पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादलों में विकसित हो जाते हैं। ये बादल 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं और अपने स्वयं के गरज के साथ तूफान पैदा कर सकते हैं, इसलिए कथन 3 जो है वो सही नहीं है। हालांकि पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे अधिक बारिश नहीं करते हैं। ये बादल तेज झोंके भी पैदा कर सकते हैं, जिससे जंगल की आग तेजी से फैलती है और अधिक अप्रत्याशित होती है, इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। इसलिए विकल्प बी जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैंगनीज नूडल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, इन्हें पॉलीमेटेलिक नूडल के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन है, यह बहुत कम समय में बनता है और व्यापक स्रोत प्रदान करता है। चौथा ऑप्शन है, यह इलेक्ट्रिक कार बैटरी का प्रमुख घटक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ये 1, 2 और 4 सही है, यानी कि 3 गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। समुद्र तल में बड़ी मात्रा में धातु दुर्लभ मुद्राएं पाई जाती हैं। हालांकि इन आकर्षक सामग्रियों का निष्कर्षण जो है नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण या ISA समुद्र के नीचे से कच्चे संसाधनों के दोहन को नियंत्रित करने के लिए विनियमों की एक नियमावली बनाने पर काम कर रहा है। कई राज्यों, विशेष रूप से जर्मनी, ब्राजील, प्रशांत द्वीप राष्ट्र पलाऊ ने कहा है कि वे नए मानकों को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि पर्यावरणीय प्रभाव का पूरी तरह से पता नहीं चल सकता है। यानी कि जर्मनी, ब्राजील और प्रशांत राष्ट्र पलाऊ ने कहा है कि हम नए मानकों को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि इस दोहन से पर्यावरण पर कितना नुकसान पड़ेगा। और दूसरी तरफ चीन, नॉर्वे और जापान और मध्य प्रशांत माइक्रो स्टेट नाउरू सभी ने त्वरित समाधान के लिए जोर दिया है, ताकि खनन कंपनियां अपनी योजनाओं को लागू कर सकें। इसका मतलब है कि इन देशों ने इस क्षेत्र में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि उन संसाधनों का दोहन कर सके। इसलिए इनका मानना है कि जितना जल्दी हो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए और जिसके बाद हम उस फ्रेमवर्क के अनुसार अपना दोहन जो है वो स्टार्ट कर सके। गहरे समुद्र में खनन करने वाली कंपनियां विशेष रूप से पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में रुचि रखती हैं, जिन्हें अक्सर मैंगनीज नोड्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है। गाद जमा होने से लाखों वर्षों में बनने वाले ये बालू के आकार के गांठ
मुख्य रूप से मैग्नीज कोबाल्ट, इसमें मैग्नीज कोबाल्ट तांबा और निकल जो है वो पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य खनिज हैं। इसलिए कथन 3 सही नहीं है, 4 जो है वो सही है। जैसे जैसे दुनिया अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2040 तक इन धातुओं की मांग दुगुनी हो जाएगी। तो किन धातुओं की मांग? मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा और निकल। और ये जो है वो इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में उपयोग होते हैं और 2040 तक इनकी मांग जो है वो दोगुनी हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय समन्वय प्राधिकरण, जो इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे कई यूरोपीय संघ के सदस्य अभी भी यूक्रेनी पारगमन मार्ग के माध्यम से रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। दूसरा कथन है, यूरोपीय संघ ने 2021 में अपनी आपूर्ति से 2024 तक आयात की जाने वाली रूसी गैस की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। कैसे गलत है तो देखते हैं। जून के अंत में यूक्रेन ने लुकोइल के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है, जिससे प्रभावी रूप से व्यवसाय को यूक्रेन को अन्य देशों में पाइपलाइन कच्चे तेल भेजने के लिए पारगमन देश के रूप में उपयोग से रोका गया है। लुकोइल और अन्य आपूर्तिकर्ता यूक्रेन से होकर जाने वाली ड्रूजबा पाइपलाइन की दक्षिणी शाखा के माध्यम से हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य को रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखते हैं। रूसी गैस को यूरोपीय संघ द्वारा कभी भी आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और इसने लंबे समय से एक अनूठी समस्या उत्पन्न की है। 2024 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने 11 बिलियन मूल्य का रूसी तेल और गैस खरीदा, जिसमें से 3.6 बिलियन तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG और 4.8 मिलियन पाइपलाइन प्राकृतिक गैस खरीदा गया। यूरोपीय संघ ने अपने द्वारा आयातित रूसी गैस की मात्रा में काफ़ी कटौती की है, जो कि 2021 में 40% थी और 2024 में 15% हो गई है। हालांकि CREA के अनुसार ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवाकिया जैसे अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देश यूरोपीय पारगमन मार्ग के माध्यम से रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर है। इसलिए कथन 1 सही है, 2 जो है वो सही नहीं है। इसलिए विकल्प 3 जो है इसका सही आंसर है। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।